हाय एवरीवन, मेरा नाम ऐश्वर्यम प्रजापति है और इस साल की सिविल सेवा परीक्षा में मैंने 10वीं रैंक हासिल की है। इस सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन की डिटेल्ड जर्नी और स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। ये सीरीज़ 3 पार्ट्स में है और हर एक पार्ट में मैंने अपनी हर एक स्टेज की जर्नी को बहुत ही डिटेल्ड तरीके से कवर किया है। इससे मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं जिनको इस एग्ज़ाम को लेकर कुछ भी डाउट्स हैं तो वो अपने डाउट्स इस सेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एग्ज़ाम के बारे में जानने से। एग्ज़ाम के बारे में जानने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में कितने स्टेजेस होते हैं, किन किन स्टेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, उनके बीच में कितना आपको टाइम गैप मिलता है, कौन से पेपर्स होते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक प्रिलिमिनरी लेवल की जो रिसर्च होती है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, ये आपको करके जानी है खुद से। तो सबसे पहले हमें एग्ज़ाम के बारे में जानना है। जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो 3 स्टेजेस में कंडक्ट होता है। पहला स्टेज होता है प्रिलिमिनरी, दूसरा होता है मेंस एग्ज़ाम और तीसरा होता है इंटरव्यू। हर स्टेज ऑफ एग्ज़ाम जो है इसका नेचर डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि प्रिलिमिनरी में हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। सीसैट पेपर एंड जीएस 2 पेपर्स होते हैं और इन दोनों पेपर में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो सीसैट और जीएस के पेपर्स होते हैं ये मेनली आपके क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। ये आपके जो फाइनल मेरिट होती है इसमें इन पेपर्स का मार्क्स ऐड नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो सीसैट पेपर होता है, मेनली सीसैट पेपर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है इन द सेंस कि उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 33% मार्क्स स्कोर करने होते हैं। तो अराउंड 66 मार्क्स आपको 67 मार्क्स आपको स्कोर करने होते हैं। और जो जीएस पेपर 1 होता है वो डिपेंडिंग ऑन दी कट ऑफ आपको वो कट ऑफ क्लियर करना होता है। इसके बाद आप मेंस लिखने के एलिजिबल हो जाते हैं। एग्ज़ाम का साइकिल और एग्ज़ाम का ड्यूरेशन मैक्सिमम 1 साल का होता है। प्रीलिम्स से मेंस के बीच में आपको 3 ऑड मंथ्स 3 या 3 एंड ऑड मंथ्स का गैप मिलता है। इसके बाद मेंस और इंटरव्यू में भी आपको लगभग इतना ही गैप मिलता है। तो ओवर एंड ऑल 1 ईयर की साइकिल आपकी एग्ज़ाम देने में चली जाती है। पैटर्न जो एग्ज़ाम का, इसके बारे में हम अभी डिटेल में जानेंगे अगले के स्लाइड्स में। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के लिए वो होती है उस एग्ज़ाम का सिलेबस जानना। सिलेबस हम यूपीएससी का सिलेबस जानने का सबसे ऑथेंटिक और जो सबसे ऑफिशियल सोर्स है वो आपका सिलेबस डॉक्यूमेंट है जो आपके कमीशन की वेबसाइट पे अपलोड होता है। नोटिफिकेशन में वो सिलेबस डॉक्यूमेंट होता है, उसे आपको प्रिंट लेना है और उस सिलेबस डॉक्यूमेंट को अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में हर टाइम रेफ़र करना है। वही सिलेबस का डॉक्यूमेंट आपको बताएगा कि आपको कितना पढ़ना है किस सब्जेक्ट में और कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है हर सब्जेक्ट वाइज। तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हर एस्पिरेंट को बाय हार्ट होना चाहिए। जी, इवन मेंस का सिलेबस आपको बाय हार्ट होना चाहिए। उसमें जो जो कीवर्ड्स जो जो टॉपिक्स मेंशन है वो आपको सब कुछ उन्हीं विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द सिलेबस आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद हाउ टू रेफर द सिलेबस डॉक्यूमेंट। सो एज आई सेड कि आपको प्रिंट आउट्स लेने हैं। आप मेंस का सिलेबस का GS 1, 2, 3, 4, मैंने क्या किया था GS 1, 2, 3, 4 इनके अलग अलग शीट्स में प्रिंट आउट निकाल लिए थे और इनको अपने वॉल पर स्टिक कर लिया था। और जब भी मैं कोई भी सिलेबस पढ़ती थी, फॉर एग्जांपल मैंने GS 1 पढ़ा तो मैं पहले वो सिलेबस डॉक्यूमेंट देखती थी फिर उसके बाद पढ़ती थी। इससे मुझे बार बार सिलेबस देखने से आपको सिलेबस के जो आपका कीवर्ड्स हैं या सिलेबस का जितना भी चीज़ें मेंशन है आप उनको मिस आउट नहीं करते। कोई भी टॉपिक, कोई भी कीवर्ड, कोई भी चीज़ आप मिस आउट नहीं करते। तो सिलेबस रेफ़र करने का यही तरीका है, आप प्रिंट आउट ले लें और उसको हमेशा हर टॉपिक हर सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसको आप रेफ़र करें। डिकोडिंग द यूपीएससी मेंस सिलेबस। तो एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है आपको सिलेबस डॉक्यूमेंट में जो दी हुई है। सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए आपके 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 जिसे हम कहते हैं और सीसैट का पेपर 2। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में आपके मोस्टली जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक और पॉलिटी, ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको जीएस पेपर 1 में पूछे जाते हैं। ये सारे पेपर्स अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स।
इसके अलावा जो सीसैट का पेपर होता है पेपर 2, उसमें आपके 2 पार्ट्स होते हैं। सीसैट पेपर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होता है और दूसरा आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी का पार्ट होता है। तो ये आपके ब्रॉड डिवीजन्स हैं सब्जेक्ट के, जो आपके जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में पूछे जाते हैं। इसी अकॉर्डिंगली जो मेंस का सिलेबस होता है वो भी आपको कमीशन की वेबसाइट पे जैसा हर सब्जेक्ट वाइज जो मेंशन है आपको उसे रेफ़र करना है, और ऑप्शनल सिलेबस भी आपको उसी डॉक्यूमेंट में मिलेगा, पूरा डिटेल्ड सिलेबस इंक्लूडिंग पेपर 1 एंड पेपर 2। अब हम स्टेज 1 की बात करेंगे जो कि है प्रीलिम्स। सबसे पहला स्टेज और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज जो एग्ज़ाम का होता है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है। इस एग्ज़ाम में जैसा कि आपको मैंने बताया कि 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और सीसैट पेपर 2। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का सिलेबस कंप्लीशन थोड़ा एक चैलेंजिंग है, क्योंकि अभी जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन हाल के 4-5 सालों में हो रहे हैं वो थोड़ा एक टफ़र साइड पे हो रहे हैं, तो इसलिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्रैक करना एक चैलेंज है। तो इसलिए इसके लिए आपको प्रीलिम्स को एक सफिशिएंट टाइम देना है। मैंने अपनी प्रिपरेशन में प्रीलिम्स को 4 मंथ्स का टाइम दिया था, और 4 मंथ्स के ड्यूरेशन में मैंने अपना प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट किया और टेस्ट सीरीज़ लगाई। तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपको कितना टाइम लगेगा एज़ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो आपके हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम कितना लगेगा। जैसे मैंने अपने लिए बनाया कि मैं 4 महीने में ये कर लूँगी, तो उस तरीके से आप अपना टाइम स्लॉट डिवाइड कर लीजिए कि इतने महीने में प्रीलिम्स को दूँगा या दूँगी। सबसे पहला सिलेबस और सोर्सेज डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगी कि प्रिपरेशन का जो साइकिल होता है वो कैसे डिवाइड करें। तो लेट्स से आपकी प्रिपरेशन साइकिल 1 ईयर की है, तो 1 ईयर की साइकिल है आपकी प्रिपरेशन में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, आपको मेंस से शुरुआत करनी है, आपको मेंस का सिलेबस उठाना है। और मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि जो मेंस और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो चीज़ें कॉमन हैं, जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, ये सब सारी चीज़ें आपको प्रीलिम्स के लिए भी पढ़नी है, मेंस के लिए भी पढ़नी है। तो आप पहले ये सारे सब्जेक्ट्स उठाएं मेंस की प्रिपरेशन में, ताकि आपका प्रीलिम्स का थोड़ा पार्ट कंप्लीट हो सके और मेंस आपका साथ साथ चलता रहे। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड किया था 8 और 4 में। 8 मंथ्स जो थे उसमें मैंने अपने जीएस के सारे सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल 8 मंथ्स में जीएस और ऑप्शनल को मैंने अपना कंप्लीट किया। सिलेबस कंप्लीशन जितना भी मेरा था, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एंड ऑप्शनल के पेपर 1, 2, और 4 मंथ्स में जो कि प्रीलिम्स से पहले के 4 मंथ्स होते हैं उसमें मैंने मेजर अपना प्रीलिम्स पर फोकस किया था। तो इस तरीके से आपको अपना टाइम डिवाइड करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पहले मेंस की तैयारी शुरू करें। इससे एक ये फ़ायदा होता है आपको कि बहुत लंबे टाइम तक आप प्रीलिम्स पढ़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा उसमें सबसे पहले आप मेंस की तैयारी करें। मेंस की तैयारी करने से आपको 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो 3 महीने का गैप होता है उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन और करंट अफेयर्स का एडिशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेंस आपका सॉलिड प्रिपेयर है तो आप आंसर राइटिंग भी पहले से कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्रीलिम्स के बाद के जो 3 महीने हैं उसमें आपको कोई भी हड़बड़ी या हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेन जो आपका मेरिट में इंक्लूड होने वाली चीज़ जो मेंस है, जिसका कि सिलेबस भी बहुत बड़ा है इंक्लूडिंग ऑप्शनल, तो आपको वो पहले स्टार्ट करना है। मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैंने वो सब्जेक्ट्स उठाए जो प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन होते हैं, इस तरीके से प्रिपेयर किया। पहले मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट, ये 5 चीज़ें मैंने पहले उठाई मेंस के सिलेबस में से, ताकि बाद के 4 महीने जिसमें मैं अपना प्रीलिम्स मैंने प्लान किया है उसमें मुझे एटलीस्ट इन सब्जेक्ट्स का बेसिक पता हो। तो इस तरीके से आपको अपना टाइम डिवाइड करना है। आपको डिवाइड करना है इस हिसाब से जिस हिसाब से आपका स्पीड चल रही है, ठीक है। उसके बाद अभी हम प्रीलिम्स के सिलेबस पर आएंगे। सोर्सेज एंड बुक लिस्ट, तो सब्जेक्ट्स हमने देखे। प्रीलिम्स के सोर्सेज एंड बुक लिस्ट, हिस्ट्री के लिए मैं आपको अपने सोर्सेज बता रही हूँ। जो सोर्सेज मैंने रेफ़र किए वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। हिस्ट्री के लिए मैंने
For history, I referred NCERTs. हिस्ट्री के लिए मैंने NCERTs रेफ़र की। NCERTs आप 6 to 8 भी पढ़ सकते हैं, 6 to 12 सॉरी, 6 to 12 NCERTs पढ़ सकते हैं, या फिर 8 to 12 जैसे आपको रिक्वायरमेंट लगती है। क्योंकि मैंने NCERTs मैंने पहले नहीं पढ़ी थी, तो इसलिए मैंने 6 to 12 पढ़ना ज़रूरी समझा, और मैंने हिस्ट्री के लिए स्पेशली 6 to 12 की सारी NCERTs पढ़ी। इसके अलावा तमिलनाडु बोर्ड की जो NCERT है, दोबारा से मैं हिस्ट्री का बता रही हूँ। हिस्ट्री के सोर्सेज की बात करें तो मैंने हिस्ट्री की NCERTs पढ़ी 6 to 12। आप चाहें तो 8 to 12 भी रेफ़र कर सकते हैं, पर मैंने स्पेशली हिस्ट्री के लिए 6 to 12 की सारी NCERTs पढ़ी। इसके अलावा मैंने ओल्ड NCERTs भी पढ़ी, जो एंशंट और मेडिवल की ओल्ड NCERTs की बुक आती हैं, मैंने वो भी रेफ़र किया। तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 11th की NCERT वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। उसमें बहुत सारे ऐसे थीम्स दिए हुए हैं जो आपके NCERTs में नहीं हैं, तो उस हिसाब से तमिलनाडु बोर्ड की NCERT भी मैंने रेफ़र करी। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री जो कि स्पेक्ट्रम की बुक है, वो मैंने रेफ़र करी। तो हिस्ट्री के मेजर मेरे ये सोर्सेज रहे थे। इसको मैंने सप्लीमेंट किया अपने करंट अफेयर्स। हिस्ट्री में करंट अफेयर्स का स्कोप थोड़ा कम रहता है, तो इसको मैंने सप्लीमेंट किया थोड़े बहुत करंट अफेयर्स एंड टेस्ट सीरीज से। पॉलिटी के सोर्सेज के लिए मेरा एक ही सोर्स था पॉलिटी के लिए, वो था लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक। उस बुक को मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किया। उसमें एक जो दूसरी चीज़ मैंने करी थी वो करंट अफेयर्स था, करंट अफेयर्स का होलिस्टिक प्रिपरेशन। पॉलिटी के लिए मेरे सोर्सेज थे लक्ष्मीकांत सर की पॉलिटी के लिए मेरे सोर्सेज थे लक्ष्मीकांत की बुक और करंट अफेयर्स। मेनली मैंने एक ही सोर्स रेफ़र किया था, बुक जो है कि लक्ष्मीकांत जी की बुक है पॉलिटी की, और करंट अफेयर्स मैंने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली प्रिपेयर किए थे। आप जो है कि करंट अफेयर्स किसी भी मंथली मैगज़ीन से, आप ईयरली मैगज़ीन, मंथली मैगज़ीन, कोई भी चीज़ जो आपको लग रही है कि पॉलिटी से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, जो भी इवन जो आपके पॉलिटी की बुक में जो आपके चैप्टर्स मेंशन किए हुए हैं, उन चैप्टर्स से आपको कनेक्ट करना है कि उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आई है करंट अफेयर्स में, तो वो चीज़ें आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। मेजर मेरा पॉलिटी के लिए यही 2 सोर्सेज थे। इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर IAS की बुक रेफ़र की थी। उस बुक में भी मैंने बहुत सारे जो ऐसे चैप्टर्स थे जिसमें से मुझे लगा कि क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो वो चैप्टर्स मैंने नहीं पढ़े थे। ये आपको ऐसे पता चलेगा जब आप PYQs रेफ़र करेंगे। तो आपको सोर्सेज देखने के बाद आपको PYQs भी देखने हैं, उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ कितने डेप्थ तक पढ़नी है। जैसे कि मैंने आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया सर की बुक फॉलो करी, उसमें भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स थे जैसे कैलेंडर्स का चैप्टर, सम अवार्ड्स करके एक चैप्टर है, वो चैप्टर तो उनसे कभी क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, तो वो चैप्टर्स मैंने स्किप कर दिए। तो इन्वायरमेंट में शंकर IAS और आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया सर की बुक के सारे चैप्टर्स नहीं, सिर्फ वो चैप्टर्स जिनसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने रेफ़र किया। इकोनॉमिक्स के सोर्स की बात करें तो मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं था, तो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था इकोनॉमिक्स प्रिपेयर करना। मैंने इकोनॉमिक्स मृणाल सर की विन करके सीरीज़ आती है, मैंने मोस्टली वहाँ से पढ़ाई की थी। सर की विन सीरीज़ हर साल आती है, तो मैंने लास्ट के 3 साल की विन सीरीज़ 21, 22 और 23, ये 3 साल की सीरीज़ मैंने रेफ़र की। इनकी सर की क्लासेस होती हैं विन सीरीज़।
इसकी क्लासेस और इनके बुकलेट्स जो आते हैं वो मैंने रेफ़र किया लास्ट 3 इयर्स के, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड था नहीं, तो मुझे एक होलिस्टिक प्रिपरेशन करनी थी, तो मैंने लास्ट के 3 इयर्स के सर के लेक्चर्स देखे। इसके अलावा जो दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे। बजट और इकोनॉमिक सर्वे मैंने सिर्फ़ और सिर्फ समरीज़ पढ़ी थी। आपको भी मैं एक समरी पढ़ना ही सजेस्ट करूँगी, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की। आपको कहीं की भी समरी आपको लगता है कि वो उसमें कंटेंट अच्छा दिया हुआ है और वो अच्छी है, 40-50 पेज की,